इग्नू के स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से स्नातक के कंपलसरी कोर्स एबिलिटी इन्हांसमेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज के इस कार्यक्रम में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन मुक्त विश्वविद्यालय का एकेडमिक काउंसलर, वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर, आप सब लोगों के मध्य पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों पर आज चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमें पता है कि आप सब ने पर्यावरण के बेसिक ज्ञान को, घटक का अध्ययन कर लिया होगा। पर्यावरण है क्या, परिस्थिति तंत्र है क्या। एक सूक्ष्म अध्ययन के अनुसार पूरे सौरमंडल में पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति के लिए कौन कौन लोग, कौन कौन से घटक इसमें सहायक रहे। आज के इस डिस्कशन में हम उन सारे प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा करेंगे जिनके आपसी सहयोग से अरबों वर्ष पूर्व इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसी के साथ साथ आज अध्ययन में हमको यह भी अध्ययन करना है कि हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए संकट बनी हुई। प्रिय छात्र छात्राओं, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह पर मात्र एक ऐसी घटना घटित हुई जिस कारण से अरबों वर्ष पूर्व यह धरा जीव के उत्पत्ति के लिए आवश्यक बनी। एक प्रथम अध्ययन हम इस धरा के उन भौतिक घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन के सुविधा के लिए इस पृथ्वी के भूभाग को भौतिक स्थितियों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीन घेरों में विभाजित किया गया है। ठोस भाग लिथोस्फीयर कहलाता है, जो द्रव का भाग है उसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जल आवरण, और जो गैसीय भाग है उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इन तीनों का सामंजस्य, इंटरैक्शन एक स्थान पर होता है। कहा गया है कि जहां बायोलॉजी और जियोलॉजी मिलती है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर एक ऐसा घेरा है जिस घेरे में इस पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं। लेकिन क्या वही घेरा महत्वपूर्ण है? आज हम इस पर अध्ययन करेंगे कि इस जीव के उत्पत्ति के लिए, विकास के लिए, सतत विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे संसाधनों को, इस मॉड्यूल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला लैंड रिसोर्स, लैंड एंड वाटर रिसोर्स, मृदा, पृथ्वी और जल इसके महत्वपूर्ण संसाधन हैं। और दूसरा वन संसाधन। तीसरा जैव विविधता, इसके महत्व क्या है और जैव विविधता क्या है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण घटक ऊर्जा का प्रवाह है। तो इन 4 बिंदुओं पर हम अपना आज का ये जो मॉड्यूल है इन 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। इसी क्रम में तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आप सब जानते हैं। केवल आज उन चीजों को हमें एक वैज्ञानिक नजरिए से देखना है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, इन प्राकृतिक चीजों में कौन सी ऐसी चीज है जो हम कहें कि ये प्राकृतिक नहीं है, और संसाधन कौन सा है। पृथ्वी सूक्त में हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि ये धरती सोने की खान जैसी है और ये अपने संतानों के लिए हमेशा कृपा पात्र, उस पर दया बनाई रखे। यहाँ इस पृथ्वी पर जो भौतिक रूप पर चीजें जो जीव के विकास के लिए आवश्यक हुई, उन महत्वपूर्ण संसाधनों में वैदिक ज्ञान से भी ये हम सब जानते हैं कि छित, जल, पावक, गगन, सभी,
ये ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके मिलने से जीव की उत्पत्ति हुई। ये जीव कैसे बना, यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय है। इन पूरे विकास क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस पर हमें ध्यान देना है वह है जल। बाकी चीजें अन्य ग्रहों पर भी हैं, लेकिन जल नहीं है। जल के ना होने के कारण विकास, जीव का विकास वहां नहीं हो पाया। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जब हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि जो हमारा ठोस मंडल है पृथ्वी का, वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। आज हम देखते भी हैं किसी राष्ट्र की संपन्नता उसके प्राकृतिक संसाधनों से आंकी जाती है। सौभाग्य की बात है कि भारत देश में सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों को आज के वर्तमान युग में अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एक ऐसा है जो जिसे हम अक्षय कहते हैं या नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जो प्रकृति अपने क्रियाओं के द्वारा उनको बनाए रखती है। और दूसरा ऐसा गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जिनको प्रकृति पुनः उस गति से रिन्यूअल नहीं कर पाती है या बहुत लंबा समय लगता है, जिस कारण से इस प्लेनेट पर उनका अभाव होने का खतरा बना हुआ है। अक्षय नवीकरणीय रिसोर्सेज में हम जब ध्यान से देखें तो एक सामान्य सी चीज हम अपने अगल बगल देखते हैं। वनस्पतियां हैं, जंगल है, जंगली जानवर हैं, ऊर्जा का प्रवाह है, सूर्य की ऊर्जा रोज हम सबको मिलती है, पवन ऊर्जा है। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं कि जो प्रतिदिन हम आप अगल बगल इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम पुनः नहीं बना सकते। ये प्रकृति में एक लंबी प्रक्रिया के बाद बने हैं। उदाहरण के तौर पर हम सब देखें, अर्थ के ऊपर एक क्रस्ट बनी है जिसमें मृदा है, और वह मृदा वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक एक आवास का निर्माण करती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। इस मृदा के बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। इस आधार पर इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं। पृथ्वी के अंदर कोयले का अपार भंडार है, खनिज तेल है, इनके बनने में लाखों वर्ष लगा। हम इन्हें कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे संसाधन, जो मिनरल्स, जो हमारे ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो इस धरा पर पाए जा रहे हैं, उनको हम उनका नवीनीकरण बड़े आसानी से नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम गैर नवीकरणीय रिसोर्स कहते हैं। अकेला एक प्लेनेट, ये बार बार बातें आती हैं कि हम मंगल तक पहुंच गए, हम अन्य ग्रहों पर जाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि वहाँ चीजों का ऐसा सामंजस्य नहीं बना कि इन अकार्बनिक तत्वों का एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा सम्मिश्रण है, एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा सहजीवन है जिसके कारण जीव की उत्पत्ति हुई। इस जीव की उत्पत्ति में भौगोलिक परिस्थितियां बदली, बहुत सारे प्राकृतिक आवास बने जिन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर, भौगोलिक कंडीशन के आधार पर, कोई जल में जीव की उत्पत्ति हो रही है, फिर जल से निकल करके जीव स्थल पर आता है। तो 2 मेजर महत्वपूर्ण हैबिटेट हैं। एक आपका एक्वेटिक हैबिटेट है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, और दूसरा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। इस पृथ्वी पर ये 2 महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। इन रिसोर्सेज साइक्लिंग से ये दोनों जगहों पर मेजर जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए। लेकिन यह महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि इन सारे घटकों में कौन सा फैक्टर कब लिमिटिंग हो जाएगा, वो उसके विकास को रोकेगा, ये समय समय पर बदलता रहता है। किसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ हमारे इकोसिस्टम में उपलब्ध है। हम जानते हैं कि भारत में धरती उपजाऊ है, पूरा दक्षिण का, मध्य का ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी का रीजन है वो उपजाऊ है, लेकिन पानी की उपलब्धता समुचित नहीं है, जिस कारण से सब कुछ रहते हुए भी उसके अंदर बहुत बड़ा शक्ति नहीं है। तो आज हमें एक अध्ययन का जो मुख्य कारण है
ये सब लोगों के बीच में एक ऐसी अवेयरनेस भी पैदा करनी है कि इन प्राकृतिक संसाधनों, जो एक मनुष्य भूल कर रखा कि अपने को मालिक बना लिया, तो उन प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हम कैसे इनके बीच में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, एक ऐसा विकास जिसमें हम भी मेंटेन रहें और हमारे धरा के सभी घटक भी मेंटेन रहें। तो सबसे पहला जो 4 भागों में अध्ययन, उस अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजित किया गया है। तो पहला हम लैंड और वाटर को करते हैं। हम एक मिट्टी लेते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं, जहां चाहते हैं वहां उसका हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि इस मिट्टी के बनने में कितने हजारों वर्ष लगे। और ध्यान दीजिए, यह विकास के क्रम में जब अध्ययन किया जाता है तो कहा जाता है कि 3,000 मिलियन वर्ष पूर्व जीव की उत्पत्ति हुई, और जीव की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक तत्व थे, मिनरल्स थे, ये पानी में मिले। पानी में कहाँ से आए? ये इन्हीं जो हमारे लिथोस्फीयर से, जो हमारा या पत्थर का एक आवरण है, इसी में से घुल करके पानी में तत्व मिले और वह पानी जीवन के लायक बना। और आज हम जीव की उत्पत्ति के विकास में इस स्थान पर पहुंच गए हैं कि मनुष्य एक अपने आप में प्रकृति की सबसे बड़ी अद्भुत रचना बना। तो इस थोड़ा सा एक अध्ययन हमको इस पृथ्वी के मृदा के विकास के बारे में सोचना होगा। अपार भंडार पर्वत और पठारों का पूरे विश्व में फैला, हजारों वर्षों में इन्हीं पत्थरों से विघटन के द्वारा मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए साइंस में पीडोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस पीडोजेनेसिस में मृदा के बनने में 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं आती हैं। एक प्रोसेस जिसे हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, इसमें विघटन होता है, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक बड़ा स्टोन किन्हीं भौगोलिक कारणों से वो टूटता है, जिसमें वह पानी का बहाव भी हो सकता है, वो भूस्खलन भी हो सकता है, वो अंदर से अर्थक्वेक भी हो सकते हैं, जिस कारण से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ऊंचाई से जब गिरते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम पेबल्स, सैंड, सिल्ट और क्ले के रूप में देखते हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर जब टूटे तो क्या ये मिट्टी बन गए? क्या मिट्टी इन्हीं प्रक्रिया से बनी? तो कहा नहीं, एक दूसरा प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस था, जिसे क्षरण कहा गया, वेदरिंग कहा गया, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण प्रोसेस जो मिनरलाइजेशन कहा गया, जिसमें केमिकल रिएक्शंस हुई, रासायनिक क्रियाएं हुई। उन रासायनिक क्रियाओं के कारण ये मिनरल्स डिजॉल्व होकर के पानी में आए और तब इन्होंने जीव के विकास के लिए समुचित वातावरण बनाया। आज हम देखते हैं कि पानी सामान्य पानी नहीं है, उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए हैं और उन्हीं मिनरल्स के माध्यम से मिल करके जीव का विकास होता है। तो इस संदर्भ में हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी प्रकृति जो अपार संपदा, खनिज तत्वों की अपार संपदा सजोए हुए है और निर्बाध रूप से सबको उपलब्ध कराती है। इसी फॉर्म में कुछ गैसियस फॉर्म बना, कुछ गैसें बनी जिसमें ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब मिला तो पानी बना और वहीं से जीव की उत्पत्ति। तो पृथ्वी के बनने में, मिट्टी के बनने में 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं हुई। एक तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो वेदरिंग कहा गया, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, निर्माण की प्रक्रिया जो मिनरलाइजेशन है, उस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी। हम इसे यदि पहाड़ों पर जाएं तो देखते हैं कि उसकी चोटियां नंगी दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो हमें हरियाली दिखती है कि पहले उस पर एक लाइकेन ग्रो करता है, फिर कुछ एल्गी ग्रो कर जाती है, और इस तरह से कुछ ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे इन्हीं के अपर्दन से, इन्हीं के सड़ने से, इन्हीं के ह्यूमिफिकेशन से अब उस पत्थर में पुनः और उसके घटक घुलने लगते हैं और वही मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अब तब जाकर के वो हमें प्लेन पर दिखाई। अगर हम इन मिट्टियों के भारतवर्ष में केवल वितरण को देखें कि क्या पूरे भारतवर्ष में एक जैसी मिट्टी है? आगे ऐसा नहीं, पैरेंट मटेरियल जैसा होगा वैसी मिट्टी होगी।
पेरेंट मटेरियल में क्या क्या तत्व थे, उन्हीं के विघटन से वहां बनी। तो अब हम अगर हिमालय पर देखेंगे तो हिमालय की मिट्टियां दूसरे तरीके की हैं। जब वही हम प्लेन में आते हैं गंगा जमुना के मैदान में, तो वह मिट्टी हमको दूसरी मिलती है। और जब हम मध्य भारत की तरफ पहुंचते हैं तो हमें एक लाल मिट्टी का क्षेत्र मिलता है, क्योंकि वहाँ के पेरेंट मटेरियल में आयरन की मात्रा थी, उसका कलर रेड हो गया। वही जब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, पेनिनसुला की तरफ, तो हमें काली मिट्टी मिलती है। उस काली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत है, वो एक लावा के विस्फोट से बना है, उपजाऊ बहुत है, लेकिन पानी की कमी है, वह मिट्टी आपको मिलती है। जब हम कोस्टल एरिया की तरफ चलते हैं तो हमको एक दूसरी मिट्टी मिलती है, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिल रही है। तो इस तरह से भारतवर्ष में ही देखें तो हर तरह की मिट्टी मिलती है। वो एल्पाइन रीजन की मिट्टी दूसरी, जलोढ़ मिट्टी दूसरी, और अगर हम पश्चिम के रेगिस्तान में चले जाएंगे तो उस राजस्थान के रीजन में हमको सैंड की मात्रा बड़े बड़े मिट्टियाँ मिलती है। अध्ययन की सुविधा के लिए इनके स्ट्रक्चर और टेक्सचर में अंतर होता है। जो टेक्सचर क्लास है वो सैंड सिल्ट क्ले है, इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब यह इस मिट्टी किन किन रूपों में हमें सहायता देती है, हम इसका उपयोग करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि जब पहली सभ्यता विकसित हुई, मनुष्य का विकास हुआ, तो मनुष्य ऐसे स्थान पर ही विकास हुआ क्योंकि इन मिट्टी के बनने से वहाँ वनस्पतियां ग्रो की, जंगल उगे। तो जीव के विकास के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो उसको भोजन चाहिए और दूसरा पानी चाहिए। पानी भी भोजन का ही अंग है। तो जितनी भी जीवों के विकास का क्रम चला, वो सब ऐसे घाटी में ही विकसित। लेकिन धीरे धीरे जब हम नियंत्रण करने लगे, परिस्थिति के अनुसार इन पारिस्थितिक तंत्रों पर नियंत्रण मनुष्य करने लगा, तो पानी के स्रोत जहाँ उपलब्ध नहीं थे वहां भी पानी के स्रोत उपलब्ध करा करके और हम वहां भी वनस्पतियां उगा रहे हैं। तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण हमने देखा, अब जब इसके अंदर को देखते हैं तो क्या भंडार इसके अंदर भरा हुआ है, तो कहा गया कि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे रिसोर्सेज भरे हुए हैं जिन्हें हम अध्ययन की सुविधा के लिए कहें तो कुछ मेटेलिक है और कुछ नॉन मेटेलिक। वो तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, कोयला, नॉन मेटल में कोयला है, नमक है, सीमेंट है, सिलिका है, ये सब इसके पृथ्वी के धरा पर ऊपर और कुछ इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी धरा में एक बहुत बड़ा रिसोर्स आज के समय में हमें उपलब्ध कराया, जो पूरी मानवता के स्वरूप को बदल दिया है कि लाखों वर्ष पहले जब ये मिट्टी, ये जलवायु, ये वातावरण ऐसा समुचित रहा कि वनस्पतियां बहुत अधिक हो, जीव जंतु बहुत अधिक विकसित हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि विकास के क्रम में 5 बार महाप्रलय हो चुका है। इस महाप्रलय में ये सारी वनस्पतियां, ये सारे जीव इस पृथ्वी के अंदर दब गए। बहुत अधिक प्रेशर पर, दबाव के कारण, ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण ये कुछ कोयले में परिवर्तित हो गए, कुछ गैस में परिवर्तित हो गए और कुछ द्रव में परिवर्तित हो गए। वही आज हमें कोयले के रूप में, गैस के रूप में और मिनरल खनिज तेल के रूप में मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि किस भाग में मिडिल ईस्ट खनिज तेल में संपन्न होने के नाते आज उसकी संपन्नता दूसरे क्षेत्रों में अधिक है। यह एक तो अंडरग्राउंड पार्ट हो गया। अब इस धरा के भाग से, इस पृथ्वी पर मिट्टी के प्रभाव से हम क्या क्या फायदा उठाते हैं और मिट्टी को आज हम क्यों अध्ययन करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पृथ्वी, ये बहुत बड़े महात्मा गांधी जी ने इसको कहा कि इस प्रकृति के पास इनफ टू फुलफिल द नीड, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन पृथ्वी के हैं, लेकिन यदि हम लालची हो जाएं तो हमारे लालच को करने के लिए इसके पास नहीं है। आज हम लालची, जनसंख्या बढ़ती गई। तो यहाँ दो फैक्टर आते हैं, एक हमारा कि जियो फिजिकल कैपेसिटी धरती की क्या है और दूसरा सामाजिक क्षमता क्या है। धारण क्षमता कुछ और है और
जनसंख्या वृद्धि के कारण एक सामाजिक दबाव पृथ्वी पर बनता जा रहा है, जिस कारण से आपका 60 के दशक में जनसंख्या वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन के लिए अधिक हमको खाद्यान्न चाहिए था, तो हमने इसी मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया और आर्टिफिशियल इरिगेशन, कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग किया और फसल का उत्पादन हुआ। इसी में हमने जेनेटिक बीज का भी मॉडिफिकेशन कर लिया। ये चारों मिल करके एक क्रांति ले आए, जिसे हरित क्रांति कहा। लेकिन इसका दीर्घगामी परिणाम क्या हुआ? इन रासायनिक खादों ने जमीन की उर्वरा क्षमता को प्रभावित किया, जमीन के अंदर पाए जाने वाले असंख्य सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बिगाड़ दिया, जिस कारण से आज वही जमीन जो अपने संपदा से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो बंजर जमीन जैसे है और वह हमारे आवश्यकता की पूर्ति में अक्षम है। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम इस मिट्टी का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसे कैसे बनाए रखें। तो इन लैंड रिसोर्सेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या इसके भौतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, अध्ययन के साथ साथ यहाँ छात्रों को थोड़ा भ्रमण भी करना चाहिए कि वो देखें कि पहाड़ क्या है, घाटी क्या है, मैदान क्या है, नदी क्षेत्र क्या है, दलदली क्षेत्र क्या है। ये अन्य वातावरणीय घटकों के मिलने से इस पृथ्वी मिट्टी के डिफरेंट फॉर्म हैं। ये सभी चीज भौतिक स्थितियां भारत में पाई जाती है। ये मिट्टी भारत आज की तिथि में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। वो अपना खाद्यान्न खुद बना सक्षम है और दूसरों को भी दे रहे हैं। एक पहला काम, मिट्टी जो हमारी माँ की धरती माँ के समान है, वो हमारा भरण पोषण करती है। हमारे लिए आवास, पहले जब घर बनते थे इन्हीं मिट्टी के माध्यम से दीवारें खड़ा करके घर बनाई जाती है। आज भी घर उन्हीं के माध्यम से बनता है, इन्हीं लैंड रिसोर्सेज से बन रहा है। वो हम ईंट बनाते हों, हम बालू लाते हों, मोरम लाते हों, सीमेंट लाते हों, ये सारी चीजें इसी जो लिथोस्फीयर हैं इसी रिसोर्स से लाई गई हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म चेंज हो रहा है और वह पुनः अपने फॉर्म में आने में फिर लाखों वर्ष लगेंगे। तो एक सबसे बड़ा कारण यह एक जो पृथ्वी का मिट्टी का जो फॉर्म चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसके पीछे कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण, उद्योगों का विस्तार आदि अन्य महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें मूल रूप से हम माने तो हमारी जीवन शैली और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। इस कारण से आज पूरे भारतवर्ष में जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है। कहा जा रहा है कि 5.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन प्रतिवर्ष पूरे विश्व में डिग्रेड हो रही है। मतलब वो अपनी प्राकृतिक क्षमता को छोड़ रही है, वह वो सक्षम नहीं है जो वो कर सकती थी। तो इसको हमें विचार करना होगा कि हम किस प्रकार की खेती अपनाएं, किस प्रकार के हम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। हम सबको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है, मिट्टी लैंड अकेले सक्षम नहीं है जब तक उसका मिलन पानी से न। जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव जितने पदार्थ प्राप्त करता है, जितने मिनरल्स लेता है, वो सब आयंस के फॉर्म में लेता है, वो सॉल्यूशन से प्राप्त होती है। ये पानी इतना महत्वपूर्ण है कि जिस कारण से आप ध्यान दें तो पूरे इस प्लेनेट पर 70% से ज्यादा पानी ही है। और सेम प्रपोर्शन आप देखें तो वही जैविक जीव के अंदर भी वो क्षित जल पावक गगन सभी का एक सामंजस्य बना हुआ है। तो हमें धरा के इस मिट्टी के साथ साथ पानी पर भी ध्यान देना होगा। अब पानी का बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन हम मानव के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बहुत छोटा सा भाग, 1% भाग है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो ठंडा मीठा जल कहलाता है। उस मीठे जल में मेजर पोर्शन वो आइस के रूप में, बर्फ के रूप में दोनों पोलों पर लगभग 80% पानी वो ठोस के फॉर्म में है। जो द्रव के फॉर्म में है वो 20% पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, जो हमें अवेलेबल हो सकता है। और वही फॉर्म अवेलेबल है उसमें से भी मेजर पोर्शन लगभग 19.7% के लगभग वो अंडरग्राउंड है। अब ध्यान दें आप
कि आपके पृथ्वी पर सरफेस वाटर कितना बचा, बहुत कम, 10.3%। इस पानी से हमको पृथ्वी के ऊपरी लेयर पर उसके भी जीव जंतुओं के विकास की व्यवस्था करनी है, क्योंकि यदि वो उपलब्ध नहीं होगा, पानी में सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वहां से मिनरल्स नहीं मिलेंगे। मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो वनस्पतियां नहीं विकसित होंगी, और वनस्पतियां नहीं विकसित होंगी तो मानव का विकास नहीं होगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य वनस्पतियों के ऊपर निर्भर है। अब जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, एक छोटी सी मात्रा उपलब्ध है, जिसका मेजर पोर्शन उस पानी का हम लगभग 70% भारत में कृषि में ही यूज हो जाता है, और 20 से 23% हम उद्योगों में यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन फिर हम अपने दैनिक कार्यों में, डोमेस्टिक यूज में लेते हैं। डोमेस्टिक यूज में भी हम नहाने धोने और आज इस आधुनिक जीवन शैली में अपने वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेजर पोर्शन वहां चला जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, जो हमारी प्रेजेंट स्थिति हुई, क्योंकि प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं, एक सिस्टम पर आप परिवर्तन करेंगे, दूसरे पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन के लिए रसायनों का प्रयोग हुआ। पहला इसका इफेक्ट जब देखा गया कि ये सारे रसायन बह करके नदियों में गए, मछलियां मरने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मिट्टी में डाला वो बह करके हमारा भूगर्भ जल में जा सकता है, वो हमारा सरफेस वाटर होकर के तालाब, कुएं, नदियों में जा सकता है, वहां की जीव जंतु खराब हो सकती है। रिजल्टेंट ये है इस दुष्परिणाम के कारण कि आज का यह दशक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने इसे घोषित किया है कि 20 से 30 को हम पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के रूप में मनाएंगे, और अभी 5 जून वन अर्थ के रूप में पूरी दुनिया में मनाया गया। उसके पीछे एक कारण रहा कि हमको पृथ्वी को बचाना है, तो पृथ्वी को तभी बचेगी जब उसके सारे घटकों को बचाया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण रिसोर्स जो पानी है, वो पानी की कमी, क्योंकि उपलब्धता हमारे उपयोग के लिए बहुत कम है और वह प्रदूषित हो रही है, तो हमें प्रदूषण को रोकना होगा, आत्मनियंत्रण करना होगा। किस तरह से हम पानी का रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, कुछ क्षेत्रों में तो नहीं है, लेकिन एशिया के भाग में, एशिया में पानी का संकट अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ 60% जनसंख्या रहती है और पानी की जो उपलब्धता है वो 36% है। तो हम आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि हमारी जनसंख्या कितनी है और पानी की उपलब्धता कम है, तो इस कारण से हमेशा हमको इस संकट के लिए तैयार होना चाहिए। 2025 तक भौतिक जल का अभाव माना जा रहा है कि हर जगह है, और उसे हम महसूस भी कर रहे हैं कि आज पानी, पेयजल की कमी हर जगह हुई है। हमने आरओ तो लगा लिया, लेकिन एक प्रदूषण का और माध्यम विकसित किया, जिस कारण से हम दूसरे परिणाम को देख रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा प्राकृतिक संसाधनों की तरफ जाना होगा, प्रकृति की तरफ जाना होगा कि जब प्रकृति के बीच में मानव का विकास हुआ तो उसने किस प्रकार पानी का संचय किया। जब वो नदियों से हट करके अन्य क्षेत्रों में गए तो उन्होंने कुएं बनाए, तालाब बनाए, बावड़ी बनाई, पोखरे बनाए, और वहां पानी को ऐसे प्राकृतिक आवास बना करके संचय करने की व्यवस्था की, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो आज हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि हम पानी का कम उपयोग करें, जितना आवश्यक हो उतना ही प्रयोग करें, और जितना संभव हो इस संसाधन को, क्योंकि इसे बनाना बहुत कठिन है और महंगा है, उस आधार पर हम कृत्रिम रूप से पानी बना करके जीवित नहीं रह सकते। मकानों पर वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट चल रहा है कि किस तरह से हम बचावें। सरकार इस वर्ष में अमृत सरोवर के नाम से भारत देश में पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं कि वो तालाबों को पुनः जीवित किया जाए, क्योंकि वो तालाब केवल मात्र तालाब नहीं कि जहाँ पानी इकट्ठा है, वो रिचार्ज करते हैं, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। अभी इसी के साथ बहुत सारी जैव विविधता भी वहाँ संरक्षित होती है। अब इसमें जो हमारा इंडिविजुअल से लेकर के सरकारों तक सबका योगदान है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को हम कैसे रोकें, इन पानी के कारण होने वाली क्षति को कैसे रोकें। अब इस संसाधन को, इस प्राकृतिक संसाधन को अब हम दूसरे संसाधन से अगर कोरिलेट करते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो जंगल है, जंगल रिसोर्सेज हैं। वानस्पतिक विकास के क्रम में
जब हम कहते हैं कि ये क्रमिक विकास हुआ, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का जो क्लाइमेक्स होता है विकास का, वो जंगल होता है। अब जंगल कहाँ विकसित होगा? जैसा उसका भौगोलिक वातावरण होगा। जंगल हिमालय पर भी विकसित होगा, जंगल नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, जंगल वेस्ट में भी होगा, जंगल साउथ में भी होगा, लेकिन उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके पौधों की प्रजातियां बदल जाएंगी। तो अब ऐसे रिसोर्सेज प्राकृतिक वातावरण के अनुसार हर जगह विकसित हुए। तो इन जंगलों का जो एक इकोसिस्टम के विकास का चरम शो करता है, वो कहीं ना कहीं मानव अपने विकास के क्रम में अपने संसाधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया और अंधाधुंध इस जंगल के रिसोर्सेज का प्रयोग किया। अब हम ध्यान से देखें तो इन जंगल के जो पौधे थे, ये कटाई कब से शुरू हुई? मनुष्य पहले जंगल में विकसित हुआ तो इन्हीं पेड़ों पर निर्भर रहता था, इन्हीं पेड़ों के ऊपर रहता था, इनके फल खाता था, इनके उत्पाद खा करके रहता था। तो जंगल को आज की डेट में जो वहां पर रहने वाली आदिम जनजातियां हैं, वो अपने लाइवलीहुड से जुड़ी हुई है, उनके जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है, उनको वो भोजन भी देता है, उनको आवास भी देता है, उनको वह वस्त्र भी देता है। तो एक तरह से जीवन की सारी आवश्यकता की पूर्ति जंगल से होती है। बहुत सारी जनजातियां आज भी जंगल छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जब मनुष्य का विकास हुआ और अगर महत्वपूर्ण रूप से देखें तो भारत देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद जंगल का कटाई बहुत लार्ज स्केल पे हुआ, क्योंकि इन जंगलों के संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने अपने विकास के लिए किया, आर्थिक दोहन के लिए किया, बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए किया, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए किया, और जो हजारों वर्षों में लाखों वर्षों में जो जंगल बने थे, उन जंगलों का विनाश हो गया। आज पुनः उसी क्रम में मनुष्य जब विकसित होता गया, आज पूरी दुनिया में ऐसे जंगल, ऐसे फॉरेस्ट अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में बहुत सारे एनजीओ ने एक सामाजिक चेतना जगाने का काम किया कि वृक्ष हमारे कैसे बचाए जाएं। वृक्ष के आधार पर, भौगोलिक वातावरण के आधार पर भारत में 10 तरीके के विभिन्न इकोसिस्टम्स हैं कि वो एल्पाइन रीजन से लेकर के और वो आइसलैंड तक, ड्राई फॉरेस्ट राजस्थान से लेकर के और वो सुंदरबन तक विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां और उनके अंदर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उनके महत्व को देखते हुए सरकार हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन करती है। अब इन सारी चीजों पर बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करें तो जंगल, आज जो बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ गई है, उसे वस्त्र चाहिए, अध्ययन के लिए कागज चाहिए, और आज की स्थिति में भी हम उसी कागज पर निर्भर हैं अध्ययन के लिए, और जिसका प्रमुख स्रोत आज भी हमारे प्लांट्स हैं। तो हमें इन चीज़ों पर भी थोड़ा संरक्षण करना पड़ेगा, अपने आप पे आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा कि हम पेपर का कम से कम प्रयोग करें, बारंबार यूज करें। तो इन प्रयोगों के माध्यम से हम अपने जंगल के संसाधनों को बचा सकते हैं, हम मृदा को बचा सकते हैं, हम पानी को बचा सकते हैं। फर्क क्या होगा अगर हम फॉरेस्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक तो सीधा प्रयोग हमको जंगल का दिखाई दे रहा है कि जंगलों से हमें भूषण मिला, कपड़ा मिला, लकड़ी मिली, सारा हमारा दिनचर्या का सामान मिला। लेकिन अगर हम दूरगामी देखें, इनडायरेक्ट यूज देखें, तो इन्हीं जंगलों के माध्यम से हमारे बाढ़ के नियंत्रण होते थे, पानी के फ्लो को नियंत्रण करता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करते थे। जो जंगलों की पत्तियां नीचे गिरी रहती थी, उनसे धीरे धीरे पानी करके अंदर की तरफ जाता था। तो इन एक तरह से इस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनिक कंटेंट को सॉइल में बनाए रखने के लिए ये जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से 1972 के बाद से पूरे दुनिया में ये काम हो रहे हैं, और 1992 के बाद से तो ऐसे बहुत सारे पूरे वैश्विक स्तर पर ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखें। प्राकृतिक संसाधन जंगल के माध्यम से हम एक ऐसा वर्ग हमारा
एक ऐसा पॉपुलेशन जो जंगल को छोड़ने को तैयार नहीं है, आज भी वो उसी वातावरण में रहते हैं, तो हमें क्या उन्हें समाप्त कर देना है? उन पर भी हमें ध्यान रखना है। अभी भी अंडमान निकोबार की जनजातियां उन्हीं रिमोट एरिया में है, वो जैसे ही एक सिविलाइज सोसाइटी के संपर्क में आने पर वह या तो स्वयं आक्रामक हो जाती हैं और वो संपर्क नहीं करना चाहती। तो उनके अभी भी बोली और भाषा और रहन सहन उन्हीं जंगलों पर आधारित। सबसे बड़ा जंगलों का इनडायरेक्ट यूज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के शोषक के रूप में कार्य करते हैं। जितनी जिसकी ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ सीधे जुड़ी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से। वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। यह एक द्योतक है कि जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उसने स्टोर किया, उतना बड़ा उसका बायोमास बढ़ा। अब यदि बायोमास में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि उसने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित किया और बदले में हमको ऑक्सीजन दिया। तो जंगल का एक बहुत बड़ा प्रयोग इनडायरेक्ट यूज है कि ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड शोषण में भी कार्य करता है। ये हमें शेड प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा पानी का लॉस है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करने में ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी वाष्प के रूप में वातावरण में जाता है, जिससे वातावरण में आर्द्रता बनती है और वर्षा को आकर्षित करता है। वहां पर कंडेंसेशन आसानी से हो जाता है। तो जहां पर जंगल अधिक है, वहां बरसात अधिक होती है। तो एक तरह से ये वर्षा के कारक भी है। इन्हीं के कारण वर्षा होती है, वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है। ये जंगल बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। और अगर जंगल बने हैं तो पानी का फ्लो जब कम होगा तो उसकी गति कम होगी। गति कम होगी तो जो हमारा मृदा का क्षरण है, वो मृदा का क्षरण कम होगा। जंगल एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में एक भोजन का स्तर दूसरे पर निर्भर है। हर्बीवोर के ऊपर कार्निवोर निर्भर है और कार्निवोर के ऊपर डिकम्पोजर्स हैं। तो ये सारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम में बने हैं। तो जंगलों के ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट यूज भी हैं। और एक एस्थेटिक वैल्यू, हमारे विकास के क्रम में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हमने धार्मिक बना दिया, उनको अपने रिलीजन से जोड़ दिया। आदिवासियां उसे टैबू के नाम से जानती हैं कि वो मानती हैं कि ये वृक्ष हमारा जो है पूर्वज है और उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे हमारे धार्मिक एस्थेटिक वैल्यू भी हो गए, जहाँ जंगलों का एक विशेष प्रकार के पौधों का ये ऐसा हो गया। और यदि हम एक बैलेंस बनाते हैं कि हम जंगल को काटें, उनसे उपज लें, बदले में हम उतना रिटर्न भी करें, तो हम एक आय का स्रोत भी बना सकते हैं। हम अपने जीविका की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी फुलफिल कर सकते हैं। तो जितनी लकड़ी, जितना पेपर हम उपयोग कर रहे हैं, उतना हम प्रदान करते हैं। मनुष्य एक बड़ा फिलोसफिकल थॉट है कि वी लिव इन द ओशन ऑफ माइक्रोब्स। हम सूक्ष्म जीवों के समुद्र में रहते हैं। हमारे अगल बगल सूक्ष्म जीव हैं जो दिखते नहीं हैं। अब जब सूक्ष्म जीव हैं तो हमारा उनसे रोज इंटरेक्शन होता है, उनसे रोज संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हम विजयी हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, जिस दिन हम हार जाते हैं उस दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए जंगल एक बहुत बड़ा औषधि का केंद्र है, जहाँ से बहुत सारी वनौषधियां हमें प्राप्त होती हैं। और आज की डेट में भी, आज की तिथि में भी बहुत सारी बीमारियों के जो स्रोत हैं वो हमको इन्हीं जंगलों से मिलते हैं। यह ट्रेडिशनल नॉलेज आज पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि जब हम उद्योगों की तरफ गए तो हमने एक औद्योगिक कारखाना लगाया तो उसके बदले में बहुत सारे उसकी विसंगतियां भी आई। और यदि हम प्राकृतिक वातावरण को, इन प्राकृतिक वनौषधियों को देखते हैं तो हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमको एक औषधि भी मिलेगी। तो वनों का यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि ये वनौषधियां भी देती हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसे रिक्रिएशन भी चाहिए, एक मनोरंजन का भी चाहिए। तो मनोरंजन के साधन के रूप में वन बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। लगभग हर प्रदेश में, हर जगहों पर ऐसे आज इनके प्रमोशन के लिए सरकारें ऐसा रिक्रिएशन सेंटर बना रही हैं कि जहां लोग जाएं और देखें, आकर्षित हों और वहां से लौटने के बाद वो अपने घर इन पौधों को रोपित करें, उनके महत्व को बनाएं। हम विकास के क्रम में भोजन के मांग को पूरा करने के लिए
हमने जंगलों का कटान कर दिया। हमें नहीं पता था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा हमारे पूर्वजों को, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि इस जंगल से हमें क्या नुकसान है, क्या भविष्य की स्थिति है। आज क्लाइमेटिक चेंज जब अध्ययन किए होंगे पहले कि जो क्लाइमेट है हमारा, वह जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है। अकस्मात अधिक तापमान हो रहे हैं, न्यूनतम तापमान हो रहा है, अकस्मात वर्षा हो रही है। इन सब क्लाइमेटिक चेंज के पीछे एक दिन का परिवर्तन नहीं है, ये सदियों का कार्य है। अब मनुष्य अवेयर हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि मनुष्य एक सेल्फ कॉन्शियस प्राणी है, स्वस्फूर्त है, स्वचेतना है। उस चेतना के अंतर्गत आज पूरे विश्व के देशों ने मिल करके यूएनओ के अंदर डिस्कस करके एक 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किया कि कैसे हम पूरी मानवता की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करें, हम पर्यावरण को भी बनाए रखें। तो उस क्रम में आपके कृषि क्षेत्र का जो विस्तार हुआ, हम कैसे उन वनों के कटान को भरपाई कर सकते हैं। तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री करें, हम सोशल फॉरेस्ट्री करें, अपने खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाएं, मकान के किनारे पेड़ लगाएं। कहाँ हर्बेशियस शाखी पौधे हैं, कहीं झाड़ी वाले पौधे जरूरत है, और कहीं हमको बड़े वृक्ष लगाने हैं। हमने अंधाधुंध खदान किया, कोयले के लिए खदान किया, लोहे और एल्युमिनियम के लिए, तमाम अयस्कों के लिए खदान किया। तो खदान किया तो जंगल, उसके ऊपर जो जंगल थे, तो दो तरह की जो हमारी माइनिंग है, एक ओपन माइनिंग और एक अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन माइनिंग इज मोर डेंजरस, क्योंकि उससे पूरी हमारी जो धरा की हरित बेल्ट थी वो समाप्त हो गई। अब अवेयरनेस हो गई है, तो आप जितना नुकसान कर रहे हैं उसका दोगुना लगाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम इस प्रभाव को रोक सकते हैं इन वनों के माध्यम से। जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, हम वातावरण के तापमान में वृद्धि को रोक सकते हैं, अनियमित वर्षा में नियंत्रण कर सकते हैं, मृदा में होने वाले अपरदन को रोक सकते हैं, हम बाढ़ को रोक सकते हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक जो भी आगे हम अध्ययन करेंगे, जैव विविधता। एक पौधा अकेला एक पौधा नहीं, वह एक इकोसिस्टम है, उसके ऊपर हजारों प्रजातियां वास करती हैं। कुछ को हम देखते हैं, कुछ को नहीं देखते हैं। बहुत सारी चिड़िया रह रही हैं, कीट पतंगे रह रहे हैं, और फंजाई रह रहे हैं, बैक्टीरिया रह रहे हैं, वायरस रह रहे हैं। तो जब हमने उस पौधे का समापन किया, सब समाप्त हो। तो आज मित्रों, आवश्यकता है हमें जंगल को बचाने की। इसके लिए पूरा विश्व वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को इसमें सचेत होने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसे जगह खड़े हो जाएं कि जहां हमारे लिए ही विनाश का, हमारा विकास हमारे विनाश का कारक हो जाए। एक बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो शहर हैं वो पथरीले इमारतों के जंगल होते जा रहे हैं, हरित बेल्ट वहां से समाप्त होता जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रभाव है। जंगल हम भौगोलिक परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा पश्चिम में रेगिस्तान है, वो हजारों लाखों वर्ष पहले हुआ है, और हवा के माध्यम से वो मनुष्य पर अपना विस्तार करता है। लेकिन अगर वृक्ष हैं तो उसके विस्तार को रोकते हैं, और इस विस्तार को रोक करके हम अपनी मिट्टी को बना सकते हैं, हम उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जंगल सामान्य तौर पर हमें दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त बहुत दूरगामी लाभ भी देता है। उसमें वह वातावरण का नियंत्रण हो, जैव विविधता का नियंत्रण हो, खनिज पदार्थों का नियंत्रण हो, बाढ़ और ऐसी प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण हो। तो जंगल एक ऐसा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो उस पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, और यदि वह नियंत्रित रहेगा तो हमारा जीवन, सबका जीवन संभव रहेगा। तो हमें इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। हम कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें, अधिक से अधिक बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग करें। तो इस प्रकार से जंगलों के महत्व को हम ध्यान देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण घटक जैव विविधता है। ऊपर दो घटक हमने, जल, थल और जंगल। जल और थल मिल करके एक ऐसा सुटेबल हैबिटेट बनाए जहां जीव की उत्पत्ति हुई, और जीव की उत्पत्ति विकास क्रम में वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचा, जिसे हमने जंगल कहा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण आज का
जो हॉट केक एक तरह से कहा जाए, सबसे अधिक बिकने वाला, यूज होने वाला जो शब्द है वो जैव विविधता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में हमने ध्यान नहीं दिया, हमने एक पेड़ को काटा, एक नाली में केमिकल को डाल दिया, सामान्य सी प्रक्रिया थी, हमने इस काम को कर दिया, फिर हम भूल गए। लेकिन उसके कारण से बहुत सारे अदृश्य और दृश्य वनस्पतियों को, जीवों को हमने नुकसान पहुंचाया। तो इस संदर्भ को लेकर के 1992 में रियो द जनेरियो में अर्थ समिट हुआ कि कैसे हम इस धरा को बचाएं। तो उसमें जैव विविधता एक महत्वपूर्ण डिस्कशन का बिंदु रहा और वह परिभाषित किया गया कि यह जैव विविधता स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जैविक परितंत्र सहित सभी स्रोतों में रहने वाले जीवित जीवों की विविधता और पारिस्थितिक संकुल जिसका भी हिस्सा है, जिसमें प्रजातियों के तथा प्रजातियों के अंदर एवं पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता शामिल है। अंग्रेजी में जब हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स जीव की विविधता, तो उनकी विविधता किन रूपों में होगी। और जब इसे एक्सप्लेन किया गया तो कहा गया कि ये 3 महत्वपूर्ण इसके घटक होते हैं। कितना दिन लगा इसे समझने में? शुरू की कक्षाओं में हम सबको पढ़ाया गया कि जीव की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले हुई, समुद्र में हुई। वह हेटेरोट्रॉफिक था, परपोषी था, भोजन अपना नहीं बनाता था, लेकिन उसी विकास के क्रम में धीरे धीरे होते होते वो परपोषी स्वपोषी हो गया। वो स्वपोषी समुद्री जल से निकला और स्थल की तरफ गया, स्थल पर भी हो गया। और यह विकास होते होते वह एक जो एक कोषीय जीव था और एक कोषीय जीव से बहुकोषीय जीव के रूप में विकसित हुआ। सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल काय, व्हेल और हाथी तक का विकास हुआ। पौधों में सिकोया तक के बड़े पौधे विकसित हुए। तो इस विकास क्रम में सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े जीवों की सबकी अपनी महत्ता रही। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रभावित हैं। जैसे हम ये ध्यान दें, एक मिट्टी का ये भी हम देख रहे थे कि एक भौतिक क्रिया के बाद जब तक उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो मिनरल्स का रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है, यदि वो रिसाइकलिंग ना हो तो ये जमीन सूक्ष्म जीवों द्वारा यदि अपघटित न किया जाए तो हमारी मिट्टी कुछ दिनों में ही बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबके विविधता का संरक्षण करना है और इस पर वैश्विक स्तर पर ध्यान गया। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा तो बहुत पहले से कहती थी कि जीवों की 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में भ्रमित करना है। तो इन 84 लाख योनियों को जैव विविधता का एक क्रम बना दिया गया कि कहाँ से चलेंगे, और मनुष्य को कहा गया कि ये क्लाइमेक्स जैव विविधता का सबसे उत्तम स्थान है। तो इस जैव विविधता को जब हम देखते हैं विकास के क्रम में, तो कहते हैं कि ये मूलभूत मुद्रा है, ये हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसमें ही परिवर्तन होकर के एक रास्ता तय होता है। एक तरह से कहें तो ये विकास का ईंधन है। अगर ईंधन हमारे पास नहीं है तो अब ईंधन के रूप में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। तो जो आज हम देख रहे हैं पेट्रोलियम ईंधन बड़ा कॉमन सा हुआ है। अगर पेट्रोलियम ईंधन नहीं है तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर यह ईंधन नहीं होगा, ये हमारी जैविक आनुवंशिक जो पदार्थ है उसकी विविधता नहीं होगी, तो विकास का क्रम हमारा ठप हो जाएगा। तो ये मेजर स्तर पर है। और इन्हीं आनुवंशिक विविधता में से फिर छोटी छोटी विविधताएं हो गई जो प्रजातियों में विभाजित हो गई और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाने लगी। भारत ऐसे प्रजातियों का, बहुत सारी प्रजातियों का एक नैतिक वास स्थल है। हमारे यहाँ धान की, आम की, ऐसी बहुत सारी फलों की प्रजातियां हैं जो मूल रूप से यहाँ पाई जाती हैं। तो जहाँ पाई जाती हैं वहाँ उनके वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं। इसी आधार पर उन्हें कहा गया कि ये यहाँ एंडेमिक है। तो लगभग एक कल्पना के अनुसार, एक हाइपोथेटिकल जो आज वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि 100 से 125 मिलियन होंगे, लेकिन अभी केवल हम 17 मिलियन के बारे में ही जान पाए हैं, बाकी हम जान नहीं पाए। अब देखिए मित्रों, अभी हम सारी विविधता को जान नहीं पाए और हम परिस्थिति तंत्र को ही यदि नष्ट कर देंगे तो विविधता जानने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। कल्पना करिए कि यदि सिकोया पौधा
कि उस दिव्य ज्ञान से हम परिचित नहीं हुए होते जिससे मलेरिया के कीटाणु मरते हैं, तो आज की स्थिति क्या हुई होती। एक समय में और कोई निदान नहीं था, उसने मानवता को बचाया। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक महत्वपूर्ण आज के तिथि का जीवन में इलाज का महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, लेकिन अगर उस पेनिसिलिन के खोज से पहले पेनिसिलियम समाप्त हो गया होता तो आज हम क्या क्या कह पाते। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक तीसरे और विविधता पर ध्यान दिया कि आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और तीसरी पारिस्थितिक विविधता। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम हैबिटेट को बनाए रखें, परिस्थिति तंत्र को बनाए रखें। हैबिटेट ही वह नेचुरल प्लेस है कि जिसके अंदर उत्पादन की क्षमता है और वही उत्पादन करता है, चाहे वह जल में हो चाहे थल में हो। और यहाँ पर इस पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक और जैविक दोनों तत्व एक क्रियात्मक संबंधों में बंधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब क्रियात्मक संबंध होगा, एक तालाब है तो उस तालाब में उस पानी में पाए जाने वाले जीवों के बीच में एक क्रियात्मक संबंध है। ऑक्सीजन कम होगा तो जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन अधिक होगा तो भी स्थिति हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर कम है तो भी दिक्कत, और अगर अधिक हो गया तो भी दिक्कत होगी। जब ऑर्गेनिक मैटर अधिक हो जा रहा है तो यूट्रोफिकेशन, अधिक विकास होने लगा वनस्पतियों का, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो वेटलैंड से टेरेस्ट्रियल लैंड में डेवलप होने लगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस आधार पर अगर देखें तो भारत में 10 मुख्य जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। इन जैव भौगोलिक क्षेत्रों में आपका जीवन बिखरा हुआ है, और इसी क्रम में पूरी दुनिया में जो ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ बरसात भी होती है और टेम्परेचर भी है, दोनों विकास के लिए, विविधता के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्षेत्र भारत में भी है जिसे हॉट स्पॉट कहा गया कि जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है, अपना नॉर्थ ईस्ट का और पश्चिमी घाट, जहाँ बहुत सारी जैव विविधता पाई जा रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी वहाँ पाई जा रही है। तो इन प्रजातियों में अब उनकी संख्या पर हम जाएं तो स्तनधारी से लेकर के जीवाणुओं की एक बहुत बड़ी विविधता की श्रृंखला पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता में हम अजैविक एवं जैविक दोनों का अध्ययन करते हैं। अब इस जैव विविधता के कैसे हम बचाएंगे, तो आज हम नेशनल पार्क बना रहे हैं, सेंचुरी बना रहे हैं, पौधों को हम अवेयर कर रहे हैं लोगों से। अभी इसी उत्तराखंड में एक अभियान चला कि वृक्ष को न काटा जाए, कैसे विविधता बचाई जाए, तो चिपकू आंदोलन से जंगल भी बचाया गया और जैव विविधता भी बचाएगी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है कि हम उनके जेनेटिक मटीरियल को सुरक्षित रखें। तो 2 टर्म यहाँ दिए गए हैं, एक इन सिटू और एक इन सिटू। हम उनको बाहर नेशनल पार्क में, सेंचुरी में उनको संरक्षित करें, और दूसरा हम उनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज हम जानते हैं कि जीव की विशेषता उसका डीएनए है, उस डीएनए को हम सुरक्षित कर लें और जब चाहेंगे उस डीएनए के माध्यम से मॉडिफिकेशन करके हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमारी एक लिमिटेशन है, प्रकृति के अंदर जो प्रयोगशाला है, जो उसकी वेरिएशंस करने की क्षमता है, हमें उसको चुनौती नहीं देना है। आज पूरी दुनिया पुनः लौट करके उसी बायो प्रोडक्ट की तरफ आ रही है। आज हम जब केमिकल पेस्टिसाइड से परेशान हो गए हैं, क्योंकि अपघटन की उसकी गति प्रकृति में बहुत कम है, तो हम बायो पेस्टिसाइड की तरफ जा रहे हैं, बायो रेमिडिएशन की तरफ जा रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी सोर्स। इस धरा पर एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, जो पहला स्रोत बिना किसी प्रदूषण के है, जो हमेशा इसको इस योग्य बनाया कि यहाँ कुछ विकास हो सके, वो है सोलर सिस्टम। सूर्य, सूर्य की अबाध ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और विभिन्न जगहों, विभिन्न माध्यमों से इस ऊर्जा का संचरण होता है। अब इस ऊर्जा को समयांतर में, समय के आधार पर हमने कहाँ कहाँ सुरक्षित किया। तो अभी पहले हमने बताया कि विकास के क्रम में जंगलों में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके स्टोर हो गया, जीवों का विकास हुआ, डायनासोर हुए, एक विकास का क्लाइमेक्स रहा, और वो आज हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरी ऊर्जा ये है कि कुछ ऐसी ऊर्जा है जो हम आसानी से जिन्हें रिन्यूएबल कर लेते हैं। तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, एक हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय, एक पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। अब पारंपरिक में क्या है, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, कि हमने कहा पहले हम कोयले से बिजली बनाते थे, हम एलपीजी से बनाते थे, हम न्यूक्लियर पावर से बनाते थे, हम हाइडल पावर से बनाते थे। ये हमारा पारंपरिक स्रोत, क्योंकि हम इसी से पहले विद्युत बनना शुरू हुआ। अब दूसरा जब समय आया तो कहा नहीं,
ऊर्जा का तो बहुत बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो सोलर एनर्जी आ गई, जो भी हवाएं चल रही हैं, विंड एनर्जी आ गई, हमारे ज्वारभाटा से समुद्रों में जो लहरें चलती हैं वहाँ ऊर्जा का स्रोत है, उस ऊर्जा का हम प्रयोग करना शुरू कर दिए। पृथ्वी के अंदर अर्धक्रस्ट के नीचे की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर अति अति गर्मी है, अति ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो भागों में। तो ये नेचुरल नेचुरल गैस है, कोल है, इन सबसे आज भी इलेक्ट्रिसिटी आपके इसी माध्यम से सर्वाधिक बढ़ रही है। तो ये बड़ी सुविधा के लिए है। आप फिर पुनः उन्हीं सारे प्रदूषणों को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया के लोग गैर पारंपरिक स्रोत की तरफ जा रहे हैं कि हम कैसे बायोमास का उत्पादन करें। बायोमास देखिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जलकुंभी बहुत ग्रो कर रही है, साल्विया ग्रो कर रहा है, जोला, मतलब जलीय पौधे बहुत ग्रो कर रहे हैं। इन पौधों को डिकम्पोज करके कंट्रोल वे में हम उनसे भी गैस बना सकते हैं। हम वहां से मीथेन प्राप्त करके और उससे हम अपने ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। सोलर एनर्जी आती है, फोटोवोल्टिक सेल बना करके हम उस ऊर्जा का प्रयोग करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लें तो हमको एकदम ग्रीन एनर्जी बिना किसी प्रदूषण के प्राप्त हो रही है। हम उस एनर्जी का प्रयोग हम पानी गर्म करने में डायरेक्ट, क्योंकि हमको पानी गर्म करना था तो हम इलेक्ट्रिसिटी गर्म करके न करते सीधे हमने पानी को गर्म कर दिया। हमने खाना पकाने के रूप में इस्तेमाल कर लिया, हमने उसका भी एक यूटेंसिल्स बना लिया कि हम सीधे सोलर एनर्जी का प्रयोग करके खाना बना रहे हैं। तो हम पानी गर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ये इन चीजों के लिए हमने सूर्य के किरणों का प्रयोग किया। और मित्रों, आप सबको याद होगा कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पेरिस में सौरपुत्र नाम से एक नामकरण किया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कर्क और मकर दो रेखाएं हैं, इनके मध्य में जो जितने देश स्थित हैं वहां सूर्य के प्रकाश की कमी नहीं है। यदि हम उस सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करें तो हम प्रकृति को भी बचाएंगे, अपने विकास को भी अनवरत रखेंगे, हमारी ऊर्जा की मांग भी पूरी हो जाएगी और हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये जो सनशाइन कंट्री का नाम दिया, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और आज सौर ऊर्जा से चलने वाली 2 पहिया वाहन भी आ गए, 4 पहिया वाहन भी आ गए, घरों में अपने छतों का प्रयोग करके बहुत तेजी से यह क्षेत्र विकसित हो रहा है। तो जो ऊर्जा का मुख्य हम, क्योंकि विकास और ऊर्जा दोनों इनसेपरेबल है, दोनों अलग नहीं हो सकते। आज डिमांड मांग ही हो रही है कि जिसके यहाँ जितना ऊर्जा का प्रयोग है वह उतना ही विकसित देश है। भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और अमेरिका में अभी भी यहाँ 3% एनर्जी यूज होती है, वहाँ 30% अमेरिका में यूज हो रही है। तो इस तरह से हम अपने देश को, भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने इसका प्रयोग किया और वर्तमान सरकार ने तो सोलर एनर्जी, इस गैर परंपरागत स्रोत का बहुत तेजी से विस्तार किया है और आने वाले समय में हम इसका कमर्शियल उत्पादन करके विश्व में अग्रणी होंगे और विश्व को इसका मार्ग प्रशस्त भी कराएंगे। तो जियोथर्मल एनर्जी, भूताप एनर्जी, विंड एनर्जी और जो वेव्स आती हैं समुद्र, बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र भारत का है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जहाँ ज्वारभाटा आती है। त्रिवेंद्रम में ऐसा एक सेक्टर बनाया गया है 150 मेगावाट का विजिंजम में, कि जहाँ हम बिजली पैदा कर रहे हैं इस क्षेत्र से भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्टोर इस माध्यम से गैस ऊर्जा बन रही है। तो मित्रों, आज इस ऊर्जा को बचाने के लिए हमें उपकरणों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसे बल्ब का प्रयोग करें, ऐसे घरों में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करें। दरवाजे खिड़कियां हमने बंद कर लिया था, अब उनको खोलने की जरूरत है और पुनः एक बार इन चीजों पर ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा की खपत को बनाएंगे। जो बढ़ता औद्योगिकरण है और अंधा शहरीकरण है, इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम प्रकृति में रहें, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे तो हमारा अस्तित्व भी बना रहेगा और प्रकृति भी रहेगा। और ये धरा हमें अपनी माता के स्वरूप रूप में हमें अपना अक्षुण्ण सहयोग और अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी। तो आज इस चर्चा में हमने 4 प्रमुख स्रोतों पर चर्चा की। तो इस पृथ्वी के 4 जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैव विविधता, उनके वैल्यूज, महत्व और उनकी जो सर्विसेज हैं और एनर्जी, ये चारों एक दूसरे से लिंक हैं। हम इन्हें देख करके हम ऐसा प्रयोग करें कि जिससे हमारा आज का विकास का माध्यम है, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का
लक्ष्य रखा है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।